हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई अगर हमें कोई कहानी सुना रहा होता है, किसी बारे में कोई ब्यौरा दे रहा होता है, कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, तो उस कहानी को, उस डिस्क्रिप्शन को सुनते सुनते हम कई सारे कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, कई सारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कोई भी बात सुनी या कुछ भी हमारे साथ हुआ, उसका हम बहुत जल्दी एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालते हैं। आप रास्ते से जा रहे थे और रास्ते पर चलते चलते कोई व्यक्ति सामने से आ रहा था और आपका हाथ या कंधा उसके कंधे से टकरा गया। आपने एकदम से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसने जानबूझ के मुझे धक्का देने की कोशिश की है। आप अपने ऑफिस गए, वहां पर आपका कोई एक कलीग था, उसने सबको ग्रीट किया, सबको गुड मॉर्निंग बोला, पर किसी वजह से वो आपको ग्रीट नहीं कर पाया, आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया, या वो आपको देख के साइड से निकल गया और उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। आपने एकदम से निष्कर्ष निकाल लिया कि ये मुझे पसंद नहीं करता, इसने जानबूझकर मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला क्योंकि ये मेरे प्रति कुछ द्वेष की भावना रखता है। इसी तरह के कई सारे इंसिडेंट हमारे साथ रोजमर्रा की लाइफ में होते हैं, जहां कोई भी घटना कैसी भी हो रही हो पर हम उसका एक जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स कॉग्निटिव बायस। नाम सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये कॉग्निटिव बायस शब्द अक्सर साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिसे कई बार लोग नहीं समझ पाते। जंपिंग टू कंक्लूजन्स आप समझ गए होंगे। जंपिंग मतलब कूदना, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर कूद जाना, एकदम से किसी भी चीज का, किसी घटना या किसी व्यवहार का निष्कर्ष निकाल लेना। और अक्सर जब हम इस तरह के निष्कर्ष निकालते हैं, चाहे हमें पूरी बात पता हो या ना पता हो, हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े आत्मविश्वास से भरे रहते हैं कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो पूरी तरह से सही है। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हमें लगता है कि हमारा वो निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि उससे हमारा मूड, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। हो सकता है कि हमारा निष्कर्ष सही हो या हो सकता है हमारा निष्कर्ष सही ना हो, कोई भी कंडीशन हो, पर जब हम निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं, खासकर कि जब जंप कर रहे होते हैं उस कंक्लूजन पर, बहुत जल्दबाजी में जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो हमें इतना तो यकीन ही होता है कि हमारा जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही है, और वहां हम शायद की गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम ये नहीं सोचते कि शायद ये सही होगा या वो सही होगा। हम पक्के तौर पर ऐसे कन्विंस हो जाते हैं कि जैसे हमारा जो निष्कर्ष है वो पूरी तरह से सही है। CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसी तरह के कुछ कॉग्निटिव बायसेस को टारगेट किया जाता है, उनको करेक्ट किया जाता है, जिससे कि हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर सकते हैं। अब यहां मैंने कॉग्निटिव बायस का नाम लिया। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, मतलब हमारी सोच से संबंधित, और बायस मतलब एक तरह का पार्शियलिटी, एक तरह का अंधापन, पार्टली ब्लाइंड हो जाना, रियलिटी को लेकर कुछ हद तक एक तरह का पर्दा अपनी आंखों के आगे डाल देना, बायस्ड हो जाना और एक ही तरीके से रियलिटी को देखने की कोशिश करना, इसे कहते हैं बायस। बायस का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन के प्रति एक पूर्वाग्रह से भरे रहना, पहले से ही सिचुएशन को देखने का एक नजरिया बनाए रखना, या ये कहें कि बाहर की दुनिया से जो जानकारी आ रही है उसको पूरे ऑब्जेक्टिव और पूरे न्यूट्रल तरीके से ना लेना, जबकि उसको किसी पक्षपाती ढंग से परसीव करना, देखना। तो जब हमारी सोच, मतलब हम अपने विचारों में एक तरह का पक्षपात बनाने लगते हैं, आधे अधूरे तरीके से किसी जानकारी को समझने लगते हैं, तब एक तरह का बायस होता है जो हमारे नजरिए में आ जाता है, और उस बायस की वजह से, उस अधूरेपन की वजह से, उस पर्दे की वजह से हम पूरी सच्चाई अपने आसपास की वास्तविक दुनिया के बारे में नहीं देख पाते। जो हो रहा है, जैसा जो घटना घट रही है, हम उसको वैसा ना देखकर अपने किसी पूर्वाग्रह की तरह देखते हैं, किसी बायस की तरह देखते हैं। हम अपने आंखों पर, अपने मन की आंखों पर एक चश्मा लगाए रखते हैं। इस वजह से हमें पूरी सच्चाई दिखाई नहीं देती। इस तरह का जो नजरिया होता है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को बनाने का काम करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब CBT का एक मेन एजम्पशन होता है, उसका एक सिद्धांत होता है कि हम सभी लोग अपने विचारों में कोई ना कोई बायस रखते हैं, जिस वजह से हम बाहर की दुनिया के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं ले पाते। हम किसी ना किसी तरह से उस जानकारी के ऊपर अपना एक नजरिया थोपने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होते हैं, हमारा नकारात्मक ढंग से सोचने का जो तरीका होता है, उसमें कोई ना कोई बायस शामिल होता ही है।
और जैसा कि मैंने बताया कि जंपिंग टू कंक्लूजन एक बायस होता है, इस तरह के कई सारे बायसेस वैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी पहचान की है, जो कि अक्सर हमारे रोजमर्रा की थिंकिंग में, विचारों में शामिल होते हैं और जिस वजह से हम सच को जैसा है वैसा नहीं देख पाते और इस वजह से हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक तरीके से एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या बनाने लगते हैं और इस तरह की जो बायसेस होते हैं वो कई बार इतने मजबूत होते हैं कि हम उन्हें बदल भी नहीं पाते, जिस वजह से हमारी नेगेटिव थिंकिंग बनी रह जाती है। तो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के बने रहने के पीछे का एक बड़ा कारण होता है कि हम बाहर की दुनिया की जानकारी कैसे ले रहे हैं, किस बायस के नजरिए से ले रहे हैं और वो जो बायस है वो कैसे हमें पक्षपाती बनाकर हमें एक आधा अधूरा चेहरा दे रहा है रियलिटी का, जिसकी वजह से हम बहुत नेगेटिव हुए जा रहे हैं। यही है पूरा का पूरा कॉग्निटिव थेरेपी के पीछे का एक मेन सिद्धांत, एक मेजर, एक बहुत ही अहम सिद्धांत है, जिसमें कि हम बायस को पहचानते हैं, बायस को समझना जरूरी होता है और उस बायस को दूर करने के प्रयास से ही नेगेटिव थिंकिंग को बदला जाता है। अक्सर आप कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में वीडियोस देखेंगे, उसके बारे में कहीं कुछ पढ़ेंगे, चांसेस बहुत हाई हैं कि आप कॉग्निटिव बायसेस के बारे में शायद जानकारी ना जुटा पाएं या शायद उसके बारे में कहीं कोई चर्चा ना देखें या ना सुने। बहुत सारे YouTube पर भी वीडियोस में कॉग्निटिव बायसेस के बारे में चर्चा नहीं की जाती, वहां सिर्फ बिलीफ को बदलने या थॉट को बदलने पर जोर दिया जाता है, जबकि बहुत जरूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग को बदलने के लिए पहले हमें पहचान करनी होती है अपने कॉग्निटिव बायस की। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग घटनाएं जो हमारे साथ होती हैं उनमें अलग अलग बायस शामिल होते हैं। यहां जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो बात करूंगा जंपिंग टू कंक्लूजन बायस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बायस होता है और करीब करीब सभी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में कहीं ना कहीं ये शामिल होता ही है, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका होती जरूर है। जंपिंग टू कंक्लूजन बायस पैनिक अटैक्स में, एंजाइटी के जो अटैक्स होते हैं, जो एपिसोड्स आते हैं उसमें, डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा महसूस होता है उस दौरान, पैरानॉइड थिंकिंग में जब शक होता है बहुत ज्यादा, दूसरे की नीयत पर डाउट किया जाता है उस केस में, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस में जंपिंग टू कंक्लूजन बायस की अहम भूमिका होती है। गुस्से के मामले में जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे टकरा जाता है और आपको लगता है इसने जानबूझ के मुझे टक्कर मारी है, आपने एकदम से कोई कंक्लूजन निकाल ली और इस वजह से आपको गुस्सा आ गया कि उसने मुझे हानि पहुंचाने की प्रयास की है। तो ऐसे में गुस्सा हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, शक करना, पैरानॉइड होना, डर जाना, फियर्स आना, इन सब में जंपिंग टू कंक्लूजन्स की भूमिका होती है। इसलिए इसे समझना और पहचानना बेहद जरूरी है और जब इसे समझा जाता है, पहचाना जाता है तो बदलने का भी रास्ता तैयार हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ जंपिंग टू कंक्लूजन के एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा, 7 अलग अलग टाइप्स बताऊंगा कि किस तरह से जंपिंग टू कंक्लूजन हमारी थिंकिंग में शामिल होता है और फिर उन्हें दूर करने के लिए कुछ आपको इजी से स्टेप्स और टेक्निक्स भी बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ये कॉग्निटिव थेरेपी का ही पार्ट है, जो भी मैं बताऊंगा वो सब कॉग्निटिव थेरेपी में किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जंपिंग टू कंक्लूजन बायस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जंपिंग टू कंक्लूजन्स के किस तरह के टाइप होते हैं, किस तरह से ये हमारी सोच में पाया जाता है। जो भी मैं टर्म्स बताऊंगा वो थोड़े सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर आप सिर्फ उनका मीनिंग समझिएगा और उसके कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे पहला एक टाइप होता है जंपिंग टू कंक्लूजन बायस का, इन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशन कंफ्यूजन। मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया जो कि आपने देखा और आपने जो भी देखा उसको एक लॉजिक के तरीके से उसमें कोई इन्फ्रेंस निकाल ली। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोने की अंगूठी पहनी हुई है या सोने की बालियां पहनी है या कोई महिला है जिसने एक बहुत ही महंगा सा सोने का नेकलेस पहना है। अब आप उसको देखकर ऐसा अनुमान लगा लेंगे कि यह व्यक्ति बहुत अमीर होगा या अमीर होगी। या मान लीजिए कि कोई आपका मित्र है, एक गाड़ी से उतरा, बहुत महंगी गाड़ी थी और वो चला रहा था उस गाड़ी को, वो ड्राइव कर रहा था, वो उतरा, आपने एकदम से एक निष्कर्ष निकाल लिया कि आपका मित्र तो बहुत अमीर हो गया है, उसके पास तो बहुत पैसा आ गया है, इतनी बड़ी गाड़ी है, वो तो बहुत अमीर बंदा बन चुका होगा। इस तरह का कंक्लूजन जो आप निकाल रहे हैं वो सिर्फ इस बेसिस पर निकाल रहे हैं कि आपने क्या देखा, और देखने से लगता है बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन भी है, पर ये जो कंक्लूजन था ये आपने बहुत जल्दी निकाला।
जरूरी नहीं था कि आपका अगर दोस्त अगर वो महंगी गाड़ी चलाकर अगर वो उतरा था और कहीं पहुंचा था तो मतलब उसी की गाड़ी हो वो। पर हमारा दिमाग एकदम से वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। फिर एक दूसरा टाइप आता है जेटीसी का। जेटीसी शॉर्ट है जंपिंग टू कंक्लूजन्स का। जेटीसी का एक और टाइप है कैजुअल एजम्पशन। आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पर कोई कंक्लूजन निकालते हैं पर उसमें काफी सारी आपसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपका एक कलीग है जिसने आपको ग्रीट नहीं किया। आपने एकदम से ये कंक्लूजन निकाल लिया, आपको ऐसा लगा कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करता या ये जानबूझ के मुझे विश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके मन में मेरे लिए कुछ बुरी भावना है। या मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन दी ऑफिस में और सामने बैठे सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपको अप्रिशिएट किया या तालियां बजाई, पर एक कोई आपका कलीग है जिसने तालियां नहीं बजाई। तो आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि इस व्यक्ति को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई और इसको जो है चिढ़ मची है, जलन हुई है कि मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। जबकि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने ख्यालों में खोया हो, उसका मूड खराब हो, उसका ध्यान ही ना लगा हो, या शायद वो व्यक्ति अभी वहां नया नया आया हो ऑफिस में, या उसको शायद वो टॉपिक समझ ही ना आया हो। कई सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, पर आपका मन क्या करेगा, एकदम से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा। यहां पर पहले समझिएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं इन सब जेटीसी बायसेस या उसके टाइप्स के बारे में, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि हम देख सकते हैं कि कैसे हम रोजमर्रा के जीवन में इस तरह के बायसेस अपने माइंड में रखे रहते हैं। इस तरह से हमारी सोच एकदम बन जाती है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ये कंक्लूजन्स निकाल लेता है। हमें अभी सिर्फ इतना ही समझना है। तीसरा जेटीसी का टाइप है रीडिंग माइंड्स या माइंड रीडिंग। आप किसी दूसरे व्यक्ति का माइंड रीड करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं और किसी क्लास में टीचर आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपसे एक सवाल करते हैं और आपको वो सवाल का जवाब नहीं आता। टीचर थोड़ा सा हंसकर बात टाल देते हैं या कुछ ऐसी मजाक में कुछ बोल देते हैं। अब आप क्या करोगे, आप टीचर का माइंड रीड करोगे कि शायद टीचर जो है वो सोच रहे होंगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्लास में तो मैं ध्यान देता ही नहीं या क्लास में ध्यान देती नहीं, मैं बहुत ही नालायक और बहुत ही लापरवाह स्टूडेंट हूं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये टीचर मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट ही ना ले, या शायद हो सकता है कि ये जो टीचर है मेरे ज्यादा मार्क्स काट ले क्योंकि इन पर मेरा खराब इंप्रेशन पड़ गया है। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने टीचर के माइंड को रीड करने की कोशिश की, जबकि वो टीचर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है कि टीचर का जो स्वभाव है वो थोड़ा कूल टाइप एटीट्यूड है, जिसमें वो अक्सर बच्चों के साथ ऐसी मजाक में बात कर देते हैं, पर जब बात आप पर आ गई, आपको टीचर ने उठा के सवाल किया, आपको जवाब नहीं आया, तो आप टीचर के दिमाग को जरूरत से ज्यादा रीड करने लग गए, जो शायद वहां हुआ भी नहीं, शायद टीचर ने ऐसा सोचा भी नहीं, पर आप वो सब सोचने लग गए। आपको लगा कि शायद टीचर ऐसा सोच रहे होंगे अब मेरे बारे में। तो आप क्या कर रहे हो, आप माइंड रीडिंग कर रहे हो, टीचर का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हो। और अक्सर ये जो माइंड रीडिंग होती है ये थोड़े नेगेटिव वे में ही होती है। हम अक्सर पॉजिटिव सिचुएशंस में तो दूसरों का माइंड इतना रीड नहीं करते, पर नेगेटिव सिचुएशंस में जरूरत से ज्यादा ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं कि दूसरा हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है। फिर एक चौथा टाइप आता है जेटीसी का, ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन वैसे तो अपने में खुद एक कॉग्निटिव बायस होता है, पर कई बार कई वैज्ञानिक इसको जंपिंग टू कंक्लूजन का भी टाइप मान लेते हैं। ओवर जनरलाइज करने का मतलब है कि हमारे साथ कोई घटना घटी थी जो कि कोई आइसोलेटेड घटना थी, कभी हुआ होगा पास्ट में कुछ नेगेटिव सी चीज हमारे साथ, अब हम बाकी कोई भी उससे रिलेटेड सिचुएशन में वैसा ही नेगेटिव सोचने लगते हैं जैसा कि हमारे साथ पहले हुआ था। तो हम ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि जो पहले हुआ था हमारे साथ वो बार बार हमारे साथ होगा। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई हार्ट में या कुछ आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हुई और आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपको टेस्ट वगैरह लिख के दिए, टेस्ट कराए और आपका टेस्ट कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ गई, मतलब कुछ गड़बड़ आ गई। आपको डॉक्टर ने कुछ समय के लिए दवाइयां दी। अब मान लीजिए इस बात को 2, 3, 4 साल बीत चुके हैं, वो प्रॉब्लम तो आपकी ठीक हो चुकी है, पर फिर से मान लीजिए आपके साथ वैसी ही कुछ समस्या होती है और आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हो। आप डरने लगते हो, क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है पिछली बार की तरह शायद फिर से कुछ टेस्ट में फाइंडिंग्स आ जाएंगी, फिर से शायद मुझे दवाइयां देनी पड़ेंगी डॉक्टर को, शायद इस बार हो सकता है और भी लंबे समय तक मुझे दवाइयां लेनी पड़े। आप क्या कर रहे हो, आप पुरानी जो घटना थी, एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पर आज के एक्सपीरियंस को इन्फर करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि जो पहले हुआ है वो इस बार भी होगा, हर बार होता रहेगा। हो सकता है कि आपके इस बार सिम्टम्स कुछ अलग टाइप के हों, हो सकता है कि इस बार आपके सिम्टम्स एंजाइटी के हों, पिछली बार कोई फिजिकल डिसीज के सिम्टम्स रहे होंगे।
क्योंकि कई बार एंजाइटी के और कुछ दूसरी बीमारियों के सिम्टम्स एक जैसे देखने में लगते हैं। तो ये जो हो रहा है ये ओवर जनरलाइजेशन हो रहा है। आप बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो और हो सकता है कि आप इस वजह से डॉक्टर के पास जाना ही पसंद ना करो, आप डरने लग जाओ, आपको पैनिक अटैक आ जाए। कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आपका फियर बढ़ सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए। फिर एक टाइप होता है जेटीसी का, एक्सट्रीम एक्सट्रापोलेशन, मतलब राई का पहाड़ बनाना, या जिसे हम कैटेस्ट्रोफाइजेशन भी कहते हैं, जो अपने में एक बायस भी होता है, अकेला एक अपने में बायस होता है, पर इसमें भी जंपिंग टू कंक्लूजन वाला बायस देखने में आता है। अगेन यहां पर भी बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको एक अलग बायस के तौर पर लिया जाए, पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जेटीसी का ही एक टाइप है। इसमें हम राई का पहाड़ बनाते हैं, मतलब कोई छोटी सी सिचुएशन थी उसको बहुत मेजर बनाकर देखते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी हेल्थ एंजाइटी का एक एग्जांपल दिया या सिम्टम का एग्जांपल दिया कि आपको कोई बॉडी में कोई फिजिकल सिम्टम आता है और आप एकदम से कोई बड़ा सा भयंकर सा एक चेहरा बना लेते हो कि अरे अब तो मेरा टेस्ट होगा, मेरी तो कुछ ऐसी पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाएंगी, मेरे को डॉक्टर शायद एडमिट कर लेंगे। या मान लीजिए आपको बायपोलर का या डिप्रेशन का कोई एपिसोड आ रहा है और किसी वजह से आपका हाइपोमेनिक एपिसोड आ गया या आपका डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ गए या कोई भी ऐसे दूसरे सिम्टम्स जो कि आपको पिछली बार एक्सपीरियंस हुए थे और पिछली बार आपको डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। अब इस बार हो सकता है कि आपने गुस्से में घर वालों को कुछ ऐसा बोला हो, उन पर हाथ उठाया हो, गाली गलौज की हो, जिस वजह से अब आपका दिमाग बहुत ही एक्सट्रीम एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना शुरू कर देगा कि मेरी पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगी, मैं वहां जाऊंगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे किसी कमरे में बंद करके रखेंगे, पिछली बार तो उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में रखा था, इस बार तो हो सकता है प्राइवेट वार्ड में मुझे बांध कर रखेंगे, मेरे साथ सख्ती से पेश आएंगे। बड़ा सारा आप एक नेगेटिव पिक्चर अपने दिमाग में बना लोगे। ये हो रहा है एक्सट्रीम एक्स्ट्रापोलेशन, राई का पहाड़ बना रहे हो आप। फिर एक बड़ा कॉमन जेटीसी का टाइप होता है फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य बताना, प्रिडिक्ट करना। किसी दिन मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है और आप अपने पूरे दिन के बारे में प्रिडिक्शन बनाने लगते हैं। अरे आज तो मैं काम पे जा रहा हूँ, आज तो मेरा काम ही ठीक से नहीं हो पाएगा, आज तो मुझे लग रहा है दिन ही खराब है, आज तो सब बुरा होने वाला है, आज मेरी मीटिंग है, आज तो मेरी मीटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी, मेरा एग्जाम है आज, कल मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे को बड़ी एंग्जाइटी हो रही थी, मेरा तो आज पूरा एग्जाम ही खराब हो जाएगा। आप जरूरत से ज्यादा ऐसा अपने बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे जो भी होने वाला है वो सब बुरा ही होने वाला है। तो इस तरह से फॉर्च्यून टेलिंग का एक बायस देखने में आता है। फिर एक लास्ट 7वां जेटीसी का एक टाइप होता है लेबलिंग, लेबल देना, नाम देना। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कोई पर्सन है जिसको डिप्रेशन हुआ, या आपकी पहचान में कोई आपका मित्र है जिसको डिप्रेशन हुआ, और थोड़ा सा इंक्वायर करने पर आपको पता चला कि इनके किसी पेरेंट में भी डिप्रेशन हुआ था, उसको भी इलाज देने की जरूरत पड़ी थी। तो आप क्या करोगे, आप बहुत जल्दी एक कंक्लूजन निकाल लोगे कि डिप्रेशन तो जेनेटिक होता है और जेनेटिक होने की वजह से ये ठीक नहीं होता, तो शायद जैसे इनके पेरेंट ने बहुत सालों तक दवा ली थी, शायद इस पेशेंट को भी अब सालों तक डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कंडीशन को, किसी कॉज को लेबल देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि अगर डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल गया तो मतलब अब तो जिंदगी भर दवा खानी ही पड़ेगी। अगर एक बार साइकेट्रिस्ट से मिल लिया तो अब दवा से हम एडिक्टेड ही हो जाएंगे। ये जो दवाइयां होती हैं ये तो एडिक्ट करने का काम करती हैं। एक बार अगर दवाइयां खानी शुरू कर दी उसके बाद तो कभी छूटती ही नहीं है दवाइयां। तो यहां क्या कर रहे हैं, हम एक लेबल देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये डायग्नोसिस मिल गया या अगर ऐसा हो गया तो अब हमेशा के लिए एक चीज पर छाप छूट जाएगी, मतलब अब ऐसा ही होगा हमेशा। हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं कि अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन अगर पाया जाता है, एंजाइटी या ओसीडी पाया जाता है, तो सारे के सारे जो उस फैमिली में पेशेंट्स होंगे सबका जो कंडीशन है वो एक ही तरह की होगी। मतलब अगर किसी की अगर सीवियर कंडीशन हुई है, किसी ने अगर सुसाइड किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में जिसको भी बीमारी होगी वो सब लोग सुसाइड ही करेंगे। तो कई बार हम इस तरह से लेबल देते हैं और डर जाते हैं। अपने बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। भाई आज से 20-30 साल पहले इलाज इतने अच्छे नहीं थे, थेरेपीज नहीं होती थी, पेशेंट जो थे उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, इतनी मेंटल हेल्थ एजुकेशन नहीं होती थी, स्टिग्मा बहुत होता था। तो बहुत वजहों से हो सकता है कि किसी के पेरेंट ने लंबे कई सालों तक दवा ली हो। तो जरूरी नहीं कि आज अगर उनके फैमिली में कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा वयस्क है जिसको फिर से डिप्रेशन हुआ है, ये बात तो ठीक है कि जेनेटिक है तो शायद हो गया होगा, पर जरूरी नहीं कि उसका आउटकम भी वैसा ही हो, उसका इलाज भी वैसा ही हो।
तो इस तरह से हम लेबल नहीं दे सकते कि डिप्रेशन है या ओसीडी है तो मतलब इसका यही आउटकम निकलने वाला है। तो ये भी एक तरीके का जंपिंग टू कंक्लूजन बायस होता है। तो ये रहे 7 जेटीसी के टाइप्स, जंपिंग टू कंक्लूजन के टाइप्स। किस तरह से ये हमारी सोच में शामिल होते हैं, किस तरह से हमारी सोच बायस्ड हो जाती है और हम बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप पाएंगे कि कई सारे जो बायसेस थे वो थोड़े ओवरलैपिंग से दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि इतने 7 अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी, शायद 2 या 3 ही नाम काफी थे क्योंकि बाकी सब तो एक जैसे लग रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, लोगों की लाइफ में अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशंस में बायसेस काम करते हैं, इसलिए अलग अलग नाम उसी हिसाब से दिए गए हैं। अब जेटीसी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ 4-5 उदाहरण देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा कि जेटीसी बायस हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कैसे काम करता है। योगेश एक लड़का है जो कि पहली बार डेट पे जाता है किसी लड़की के साथ, कोई डेटिंग ऐप की मदद से या कहीं से उनकी आपस में दोस्ती हुई होती है और वो डेट पर जाते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद घर आते हैं और घर आके योगेश जो है वो टेक्स्ट मैसेज भेजता है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है और वो देखता है कि जिस लड़की के साथ वो डेट पर गया था उसने अगले 3 घंटे तक उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब वो सोच लेगा, बहुत जल्दी कंक्लूजन निकालेगा कि शायद ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, शायद इसको मैं पसंद ही नहीं आया, शायद अभी मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। दूसरा उदाहरण, दिनेश को मैथ्स पसंद नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं है गणित में, उसका एग्जाम आने वाला है, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया है और उसे ऐसा लगता है कि मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स तो मेरी अच्छी है नहीं, ये एग्जाम तो मेरा बुरा जाने वाला है। तो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका ये एग्जाम बुरा जाएगा क्योंकि ये मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, वो ज्यादा पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उससे पहले से ही दिमाग में उसके बैठ गया है कि क्योंकि मैथ्स का एग्जाम है इसलिए उसका अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ने का क्या फायदा ज्यादा। अब एक और उदाहरण लीजिए, अनीता एक नए शहर में शिफ्ट होती है क्योंकि वहां पर उसकी जॉब लग जाती है। वहां पर रोज उसे ऑफिस अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है। एक दिन वो गाड़ी से जा रही होती है तो वो देखती है कि बहुत देर से उसके पीछे कोई गाड़ी चली आ रही है। 2-3 मोड़ पर वो मुड़ती है, देखती है कि वो गाड़ी भी उधर ही चली आ रही है। उसका मन एकदम से ये कंक्लूजन निकालता है कि जरूर मेरा कोई पीछा कर रहा है, जरूर इस नए शहर में किसी ने पकड़ लिया है, पहचान लिया है मुझे और वो अब मेरा पीछा कर कर मुझे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या कोई मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर सकता है। और इस वजह से वो बहुत पैनिक कर जाती है और ऐसे में वो डर कर पुलिस थाने पहुंच जाती है, ये सोचकर कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। अफशा की प्रेजेंटेशन होती है और प्रेजेंटेशन देते टाइम वो बहुत नर्वस हो जाती है। नर्वस होने की वजह से उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, वो डर जाती है और वो थोड़ा कांपने भी लगती है। अब उसे डर लगता है कि कहीं मेरे इस एंजाइटी को लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मेरा मजाक करेंगे और शायद मेरे जो बॉस हैं वो भी इसे नोटिस करेंगे, उन पर खराब इंप्रेशन पड़ेगा और हो सकता है कि इस साल के एंड में जब फिर से अप्रेजल होगा, जब मेरी परफॉर्मेंस को पूरा इवेल्युएट किया जाएगा तो शायद मेरे कम पॉइंट्स लगा दिए जाएंगे और शायद मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो ऐसा कंक्लूजन बनाती है कि जैसे उसका नर्वस होना सब लोग नोटिस कर रहे हैं और इसका एक बुरा इंप्रेशन लोगों पर पड़ रहा है। ये जितने भी 4-5 मैंने आपको उदाहरण दिए, इन सब में आप देखेंगे कि ये जो भी लोग थे, योगेश, दिनेश, अनीता या अफशा, ये सभी लोग कोई ना कोई ऐसा कंक्लूजन बना लेते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम सभी लोग कभी ना कभी एक्सपोज हो ही जाते हैं, कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते ही हैं या बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है। और ऐसी आम सी सिचुएशन में आम सी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उसको ये लोग बहुत ही नेगेटिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं और इस वजह से उनके बिहेवियर, एक्शंस पर भी असर पड़ रहा है। जैसे योगेश हो सकता है कि उसे रिजेक्शन मिला, लड़की ने उसको मैसेज नहीं किया 3 घंटे तक, तो शायद अब वो लड़की उसे छोड़ देगी, उस लड़की ने उसको पसंद नहीं किया, शायद वो इस लायक ही नहीं कोई लड़की उसे पसंद करे। दिनेश को लगेगा कि क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा वो पढ़ना बंद कर देगा, तो सच में हो सकता है उसका एग्जाम अच्छा ना हो क्योंकि उसने जब पढ़ाई ही नहीं की होगी तो एग्जाम कैसे अच्छा होगा, और पढ़ाई इसलिए अच्छी नहीं की क्योंकि उसने पहले से ही कंक्लूजन बना लिया था। अनीता जो है, हो सकता है कि उसको गलतफहमी हुई हो सकता है कि उसके ऑफिस में या उसके साथ के किसी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो जो उसी रास्ते से आता हो, या शायद उस गाड़ी में कोई लड़की ही बैठी हो पर उसने ऐसा सोच लिया क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबे देर से उसको पीछा कर रही है या उसके पीछे आ रही है, तो उसे लगा कि शायद कोई उसका नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो इस वजह से वो पुलिस स्टेशन चली गई और शायद वो कोई गलत कंप्लेंट पुलिस के यहाँ लिखवा ले।
उसी तरह अफशा जो कि नर्वस हो रही है, शायद हो सकता है कि बहुत से लोग उसकी नर्वसनेस को नोटिस ही ना करें, और हो सकता है कि सामने जो दूसरे लोग हैं, उसके बॉस हैं, वो शायद इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम माने ही ना, इस वजह से उसको नौकरी से निकालें। ऐसा तो शायद उनके दिमाग में कभी आए भी ना, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर के लिए नौकरी से या तो निकाला नहीं जाता, या फिर अफशा की गलती इतनी बड़ी थी नहीं, उसका नर्वस होना कोई ऐसा ब्लंडर नहीं था, मिस्टेक नहीं थी जिसके लिए उसे नौकरी से निकाला जाता। हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई हो और सारे लोग उससे इंप्रेस हुए हों, पर उसने इस बात को नोटिस नहीं किया कि दूसरे मेरी प्रेजेंटेशन को कितना पसंद कर रहे हैं। उसने बस ये नोटिस किया कि क्योंकि मैं नर्वस थी, मैं लड़खड़ा रही थी बोलने में, तो शायद इसकी वजह से गलत इंप्रेशन पड़ा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे जो भी मान रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको बिल्कुल सच मान रहे हैं, और कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या कोई ऑल्टरनेटिव नजरिया अपना नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर नहीं कर पा रहे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, जिसकी तरफ इन लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा, और ये केवल एक ही चीज पर सोच रहे हैं, कंक्लूजन्स पर जंप कर रहे हैं, और ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर, अपने को सही देखकर अपने बिहेवियर को, अपने कॉन्सिक्वेंसेस को बुरा बना रहे हैं। इसी तरह हम सभी लोग नेगेटिव सोचते हैं, कंक्लूजन्स पर जंप करते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, मतलब नकारात्मक परिणाम भोगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने बायस को करेक्ट नहीं किया, ठीक नहीं किया, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ठीक नहीं किया, और जो जिस सिचुएशन में हमें लग रहा था, जो निष्कर्ष हम निकाल रहे थे, उसको हमने बिल्कुल सही मान लिया और उस हिसाब से हमने प्रतिक्रिया दे दी। तो अब जरूरी होगा यह समझना कि कैसे इन कॉग्निटिव बायसेस को, मतलब यहां बात हो रही है जंपिंग टू कंक्लूजन बायस को, कैसे बदला जाए, किस तरह से हम इस तरह के बायस को बदल सकते हैं। तो यहां मैं आपको 8 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से जेटीसी बायस को दूर किया जा सकता है और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। यह तरीका होता है पॉजिटिव बनाने का अपनी थिंकिंग को। पॉजिटिव एफर्मेशंस पर आपका बहुत ज्यादा बिलीफ होगा, पर पॉजिटिव एफर्मेशंस थोड़ा ही मदद देती हैं। यहां जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने के लिए बायसेस को बदला जाए। तो पहली टिप होगी, या पहला तरीका होगा कि आप याद रखें कि कब आप गलत थे। रिमेंबर व्हेन यू वर रॉन्ग। जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे, मतलब आदत बनाएंगे जंपिंग टू कंक्लूजन बायस को नोटिस करने की, अक्सर आप पाएंगे कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस हुई थी जहां पर आपने कोई निष्कर्ष निकाला था और आप गलत साबित हुए थे। इस चीज को याद रखें। याद रखें कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस टाइप की कोई सिचुएशन हुई थी, तब भी मैं गलत साबित हुआ था, या तब भी मैंने कोई गलती की थी समझने में। हो सकता है कि यह सिचुएशन भी ऐसी ही हो सकता है कि इस सिचुएशन में भी मैं गलत कुछ अनुमान लगा रहा हूं या लगा रही हूं। तो याद रखें कि किस तरह से आप गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं या कभी आपने निकाला है। दूसरा टिप है कि थोड़ा गति को धीमी कर लें, थोड़ा स्लो डाउन करें और थोड़ा सोचने के लिए खुद को वक्त दें। बजाय इसके कि आप एकदम से कोई असम्पशन बनाएं, एकदम से कोई अनुमान लगाएं, समझें कि हो सकता है कि आप कोई गलत निष्कर्ष निकाल रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा रुक कर, ठीक तरीके से सोचकर, समय लेकर समझना पड़ेगा सिचुएशन को, सिचुएशन के सारे पहलू देखने पड़ेंगे, तब जाकर शायद कोई निष्कर्ष निकालें तो वो शायद सही निष्कर्ष हो आपका। इसलिए आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा ताकि आप खुद को सोचने का मौका दें। तीसरी टिप कि फैक्ट्स पर ध्यान दें, तथ्यों पर ध्यान दें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपका जो अनुमान है वो गलत हो सकता है, और हो सकता है कि जिस तरह का आपने निष्कर्ष निकाला है, अनुमान लगाया है, वो शायद गलत हो सकता है या वो किसी अधूरी जानकारी पर बेस्ड होगा। तो आप खुद को मौका दें और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। तथ्यों पर ध्यान दें, फर्क करें कि क्या आपका अनुमान है और क्या तथ्य है। बाहरी दुनिया में वास्तविक तौर पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, और आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं, इसके फर्क को समझने का प्रयास करें। सारे तथ्य पहले इकट्ठे कर लें। खुद से सवाल करें कि हो सकता है कि आपकी जानकारी जो है वो लिमिटेड हो, अधूरी हो, लिमिटेड हो, सीमित ही हो। तो हो सकता है कि और ज्यादा जानकारी अगर ली जाए किसी सिचुएशन के बारे में, तो शायद आप बेहतर ढंग से कोई निष्कर्ष निकाल पाए, शायद बेहतर तरीके से आप उस सिचुएशन को, घटना को समझ पाए। इसलिए तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। चौथी टिप, पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करें। उस सिचुएशन के बारे में जितनी भी जानकारी है, मानकर चलें कि अगर आप कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं और वो आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, तो आपकी जो पिक्चर है, जो आपने चित्रण किया है पूरा, वो अधूरा है। पूरी पिक्चर लेने की कोशिश जरूर करें।
सही निर्णय तभी लिए जाते हैं जब हम किसी सिचुएशन पर फुर्सत से सोचकर समझकर पूरी पिक्चर क्लियर करके पूरी जानकारी लेकर कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तभी हम सही तरह का निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तभी हम सही तरह का आउटकम अचीव कर पाते हैं। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कोई निष्कर्ष निकालना और अपने एक्शंस ले लेना, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। नेक्स्ट टिप होगी कि अपनी सोच को चुनौती दें। ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह के बायसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ध्यान दें कि आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो जल्दबाजी में सोच रहे हैं, वो अधूरी जानकारी पे सोच रहे हैं। तो अपनी थिंकिंग पर, अपनी सोच पर बहुत भरोसा ना जताएं। ये ना कहें या ये ना सोचें कि आपने जो सोच लिया, जो अनुमान लगा लिया, वो बिल्कुल सही है, सच्चा है और यही हो रहा है, ऐसा ही आपने जो देखा है वही हुआ है। नहीं, पहली बार में जो इंप्रेशन बनता है, पहली बार में जो विचार आता है, वो पूरी तरह से गलत हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग ने टाइम ही नहीं लिया उस सिचुएशन पर सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। तो संभावना पूरी है कि शायद आपका जो नजरिया है, सोचना है, वो पूरी तरह से गलत हो। इसलिए खुद की थिंकिंग को चुनौती दें, खुद को चुनौती दें कि आप गलत हो सकते हैं। और क्योंकि आप इस संभावना के लिए तैयार हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप अपने को बदलने का एक रास्ता तैयार कर लेते हैं। आप अपने को बेहतर ढंग से उस सिचुएशन को देखने के लिए मोटिवेट करते हैं, खुद को चुनौती भी देते हैं और खुद का प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अधूरी पिक्चर लेने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर पूरी पिक्चर मिल जाएगी तो मेरा डिसीजन, मेरा एक्शन बेहतर होगा। इसलिए आप जब खुद को चुनौती देंगे तो इस लालच में या इस प्रलोभन में आप खुद को चुनौती दें कि आप जब अपने को चुनौती देंगे और अपनी सोच को ठीक करेंगे तो आप एक बेहतर निष्कर्ष की तरफ पहुंचेंगे। तो बेहतर निष्कर्ष लाने का लालच अपने मन में जरूर रखें। तो जब ये लालच आपके मन में होगा कि मुझे एक बेहतर कंक्लूजन निकालना है, तब आप अपनी सोच को सही ढंग से चुनौती जरूर देंगे। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कैसे मुझे अपनी थॉट्स को चैलेंज करके एक सही पर्सपेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे, जब भी आपको लगे कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में शायद कुछ गलत अनुमान लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति से खुद ही पूछ लें। सवाल पूछने की आदत बना लें, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करें। कम्युनिकेशन बेटर करने से, सही तरह से बातचीत करके, जब आप खुद ही उस व्यक्ति से सवाल कर लेंगे कि आप क्या सोच रहे थे, या आपने ऐसा क्यों किया या वो क्यों किया, तो आप खुद को मौका देंगे कि आप सही फैक्ट्स गैदर कर रहे हैं, तथ्य जुटा रहे हैं और पूरी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव लाकर भी आप अपने को बेहतर नजरिया देने का मौका देते हैं। क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा कि अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई गलत फहमी बना रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा कि आप खुद ही उससे पूछ लें कि वो क्या सोच रहा है, या उसके मन में क्या है, या उसने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, या वैसा किया तो क्यों किया। तो खुद ही पूछ लिया जाए, खुद ही इस बारे में बात कर ली जाए। फिर नेक्स्ट टिप है कि एविडेंस चेक करें। कोई भी थॉट या कंक्लूजन जो आप बना रहे हैं, वो कुछ अधूरे एविडेंस पर बेस्ड हो सकती है। हो सकता है आपको अपने कंक्लूजन पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि आप देख ही ना पाए कि वास्तविक तौर पर हुआ क्या। तो आप सबूत इकट्ठा करें, मतलब आप देखें, एविडेंस गैदर करें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या आप जो सोच रहे हैं, क्या उसके मुताबिक आपको एविडेंस मिला है? क्या वास्तविक तौर पे वैसा हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं, या जो आपने सोचा है उससे बिल्कुल उलट, बिल्कुल ऑपोजिट एविडेंस मौजूद है? तो आप जब खुद को करेक्ट कर रहे हैं, खुद को सही कर रहे हैं, तो आपको एक फर्क करना होगा कि कौन सी सोच जो मैं बना रहा हूं उसके मुताबिक एविडेंस मौजूद है या नहीं है। तो जो एविडेंस मौजूद होगा आपको वैसा ही नजरिया अपनाना है, और जो एविडेंस मौजूद नहीं होगा उस केस में आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। तो एविडेंस के बेसिस पर आपको अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी सोच को क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपनी सोच पर सवाल खड़े करने पड़ेंगे। लास्ट टिप कि दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करें। या तो वो व्यक्ति जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है, जो आपका रोल मॉडल हो सकता है, या जो आपको पसंद है, या जो आपका आदर्श है, उसके नजरिए से देखने की कोशिश करें कि अगर वो व्यक्ति होता तो वो क्या सोचता और कैसे सोचता। या ये सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक्चुअल में किस तरह से सोच रहा होगा मेरे बारे में या इस सिचुएशन के बारे में। तो जब आप किसी और दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचने लगते हैं तो आपका माइंड ओपन हो जाता है, खुल जाता है। आप नए नए संभावनाएं, नए नए पॉसिबिलिटीज की तरफ देखने लगते हैं। आप उस सिचुएशन के ऑल्टरनेटिव्स में जाने लगते हैं।
हो सकता है कि आपका भाई, आपका कोई मित्र हो, वो बड़ा रैशनल, बड़ा प्रैक्टिकल टाइप हो। आप उसके नजरिए से जब इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, अगर वो होता तो ऐसे नहीं ऐसे सोचता, या मेरी अगर मदर होती तो वो ऐसे नहीं वो ऐसे सोचती। कोई आपका रिश्तेदार, कोई फैमिली पर्सन, कोई भी ऐसा होगा जिसको आप एडमायर करते हो कि वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, उसके नजरिए से इस सिचुएशन को सोचने की कोशिश करें कि वो होते तो क्या कंक्लूजन निकालते, या ये जो सामने जो व्यक्ति है जिसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये एक्चुअल में किस तरह से सोच रहा है, जैसा मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, क्या एक्चुअल में उसने ऐसा किया है? अगर वो होता तो मेरे बारे में कैसा सोचता? मतलब अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं। तो हस्बैंड अगर किसी गलत फहमी में है तो वो सोचें कि अगर मेरी वाइफ होती मेरी जगह तो वो क्या सोचती। तो इस तरह से नए नए पर्सपेक्टिव्स आप ला सकते हैं जब आप अलग अलग लोगों के नजरिए से सोचना शुरू करते हैं। तो ये रहे 8 टिप कि जंपिंग टू कंक्लूजन बायस को कैसे दूर करें। कुछ सिमिलैरिटीज है सभी टिप्स में। मोटे तौर पे हम कहेंगे कि एविडेंस लेना है, खुद की थिंकिंग को चैलेंज करना है, खुद के अपने जो रॉन्ग कंक्लूजन्स हैं उनको चेक करना है, इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना है कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप हमेशा खुद को चेक करें, करेक्ट करें, और कोई भी जल्दबाजी में लिए जाने वाले निष्कर्ष को थोड़ा देरी से लें, थोड़ा चैलेंज करने की, थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करें, और थोड़ा देरी से, थोड़ा समझदारी से, पूरे तथ्य गैदर करके, सारे फैक्ट्स पर फोकस करके तब जाकर कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करें। इस तरह से किसी भी टाइप के जेटीसी बायस को दूर किया जा सकता है और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को खुद पर हावी होने से रोका जा सकता है। इस तरह से पूरी जो श्रृंखला है जो नेगेटिव विचारों की, वो भी रोकी जा सकती है, ओवर थिंकिंग रुक जाती है, और बहुत सारा जो नेगेटिव इंपैक्ट है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, पैरानॉइड थिंकिंग, एंगर, न जाने किस किस तरह का स्ट्रेस हम लेते हैं, वो सब प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है अगर अपने बायसेस को ठीक करने का तरीका आता हो। तो ये जो पूरी चर्चा रही, लंबी थी, ढंग से पूरा समझाना था, इसलिए पूरा डिटेल में आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाया। उम्मीद है ये सारी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को, इस पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन को और लोगों से भी शेयर करें, बार बार देखें। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे आपको जानकारी मिलेगी जो आपको बार बार सुनकर नई नई इंसाइट्स देगी। तो इसलिए इसको शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, और भी चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखें। चैनल के साथ बने रहेंगे, आगे भी इस तरह की वीडियोस शेयर करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।